शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें या अपनी रिसर्च खुद करें। रोज हजारों स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, राइट? लेकिन कभी कभार कोई एक ऐसा स्टॉक होता है जो अचानक से रडार पर आ जाता है और सबकी नजरों में छा जाता है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसी ही बेहद दिलचस्प कंपनी पर चर्चा करने जा रहे हैं, पुन्नी शुगर्स इरोड लिमिटेड। देखिए, ये एक माइक्रो कैप शुगर कंपनी है जिसका नाम शायद आपको हर रोज फाइनेंशियल न्यूज में सुनने को ना मिले, लेकिन हाल ही में इसने मार्केट में एक ऐसी नाटकीय हलचल पैदा की है जिसने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तो चलिए इस पूरी कहानी के पीछे के असली आंकड़ों और तथ्यों को डिकोड करते हैं। सीधे नंबर्स पर आते हैं। 9.7%। जी हां, आपने सही सुना। एक ही दिन में इस स्टॉक की कीमत में 9.7% का बम्पर उछाल देखने को मिला और इसका भाव सीधा 420 रुपए तक जा पहुंचा। शेयर बाजार में, खासतौर पर माइक्रो कैप स्पेस में, एक ही ट्रेडिंग सेशन में करीब 10% की छलांग लगाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अब इस तरह का मोमेंटम यूं ही रातों रात पैदा नहीं हो जाता। इसके पीछे जरूर कुछ ठोस वित्तीय या तकनीकी ट्रिगर्स होते हैं जिन्हें समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। और यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अचानक ये उछाल क्यों? एक माइक्रो कैप शुगर कंपनी में इतना तगड़ा मोमेंटम आखिर आ कहां से रहा है? क्या ये सिर्फ बाजार की एक छोटी सी सट्टेबाजी है, या फिर क्या कंपनी के अंदर कोई वास्तविक सॉलिड टर्न अराउंड हो रहा है? इन्हीं सवालों की तह तक जाने के लिए आज हम इसके हालिया नतीजों, फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। तो आज हम मुख्य रूप से इन 5 चीजों पर नजर डालेंगे। 1. कीमतों में अचानक उछाल। 2. Q1 अर्निंग्स। 3. कंपनी के फंडामेंटल्स। 4. वैल्यूएशन मॉडल्स और 5. इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए हमारे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, अचानक कीमतों में उछाल, या कहें इस 9.7% की छलांग का असली सच। 20 अगस्त 2026 के ट्रेडिंग सेशन के डेटा को अगर हम ध्यान से देखें तो स्टॉक ने एक ही दिन में 37.15 रुपीस की ठोस वृद्धि दर्ज की और 420 रुपीस पर बंद हुआ। इसके अलावा जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इसका वॉल्यूम। एनएससी और बीएससी दोनों को मिलाकर कुल 2,23,137 शेयर्स का ट्रेड हुआ। मतलब ये सिर्फ कुछ छोटे रिटेल निवेशकों की खरीदारी नहीं थी, बाजार बड़े स्तर पर इसमें दिलचस्पी दिखा रहा था। और अगर टेक्निकल नजरिए से देखें तो इसका आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 71.01 पर पहुंच गया था, जो साफ तौर पर एक बहुत ही हाई मोमेंटम और अग्रेसिव बाइंग की तरफ इशारा करता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, Q1 अर्निंग्स। क्या यह वाकई एक टर्न अराउंड है? आइए FY27 के फाइनेंशियल्स के अंदर झांक कर देखते हैं। क्या ये सारा तकनीकी मोमेंटम किसी ठोस वित्तीय आधार पर टिका है? तो गुड न्यूज से शुरुआत करते हैं। रेवेन्यू। कंपनी ने साल दर साल के आधार पर 52.2% की एक बहुत ही शानदार रिकवरी दिखाई है और इसके साथ उनका कुल रेवेन्यू 91.87 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये रिकवरी मुख्य रूप से शुगर की ज्यादा बिक्री और उनके को जनरेशन सेगमेंट के शानदार प्रदर्शन से आई है। टॉप लाइन में इस तरह का जंप हमेशा एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। अब रेवेन्यू बढ़ने का सीधा असर मुनाफे पे भी तो दिखना चाहिए, है ना? और दिखा भी है। कंपनी का EBITDA जो पहले नेगेटिव हुआ करता था, अब पलटकर 1.35 करोड़ रुपए पॉजिटिव हो गया है। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि कंपनी अभी भी पूरी तरह से मुनाफे में नहीं आई है। उन्हें 1.23 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ है। लेकिन अगर हम इसकी तुलना पिछली तिमाहियों से करें तो ये घाटा काफी कम हुआ है। ऑपरेटिंग लेवल पर वापस पॉजिटिव होना यह दिखाता है कि गाड़ी अब सही ट्रैक पर लौट रही है। अब यहां कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। अगर हम पुन्नी शुगर्स के ऑपरेशंस को दो मुख्य हिस्सों, शुगर सेगमेंट और को जनरेशन सेगमेंट में बांटकर देखें तो एकदम विरोधाभासी तस्वीर सामने आती है। इसे थोड़ा और क्लियर करते हैं। कंपनी का जो मेन बिजनेस है, चीनी बनाना, वो अभी भी उनके लिए एक वित्तीय बोझ बना हुआ है। शुगर सेगमेंट ने अकेले 4,94 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया है, जो पूरे मुनाफे को नीचे खींच रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उनका को जनरेशन सेगमेंट, जहां गन्ने के अवशेषों से बिजली बनाई जाती है, वो अत्यधिक प्रॉफिटेबल साबित हो रहा है। इस सेगमेंट ने 2,48 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। आसान शब्दों में कहें तो चीनी का बिजनेस कंपनी को डुबोने का काम कर रहा है, जबकि बिजली बनाने का बिजनेस इस समय पूरी कंपनी की नैया पार लगाने की कोशिश कर रहा है। चलिए अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, फंडामेंटल्स और वित्तीय स्थिति। शॉर्ट टर्म से बाहर निकलकर जरा लॉन्ग टर्म व्यू देखते हैं। यहां सबसे बड़ा और क्रूशियल पॉइंट है ये नंबर
जीरो। जी हां, कंपनी के ऊपर कर्ज बिल्कुल शून्य है, जीरो डेट। ऐतिहासिक रूप से घाटे में चल रही किसी भी कंपनी के लिए कर्ज का न होना एक बहुत बड़ा कुशन, एक राहत की सांस होता है। मतलब बिना किसी भारी ब्याज चुकाने के दबाव के सारा का सारा कैश फ्लो सीधे ऑपरेशंस को स्टेबल करने में इस्तेमाल हो सकता है। अगर हम पोनी शुगर्स का मुकाबला उसके इंडस्ट्री पीयर्स से करें तो चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। देखिए, कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स यानी पीई रेशियो केवल 6.65 गुना है, जबकि इंडस्ट्री का मीडियन 18.29 गुना है। इसका मतलब है कि स्टॉक भारी डिस्काउंट पर मिल रहा है। पर क्या यह सिर्फ सस्ता है? नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी 8.42% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.39% के साथ पोनी शुगर्स दोनों ही पैमानों पर इंडस्ट्री मीडियन को मात दे रहा है। सस्ता वैल्यूएशन और बेहतर कैपिटल एफिशिएंसी, निवेशकों को यही कॉम्बिनेशन तो चाहिए होता है। अब रुख करते हैं चौथे हिस्से का, वैल्यूएशन मॉडल्स की तुलना। यहां पर जानकारों की राय में एक बहुत बड़ा टकराव है। इस स्टॉक को लेकर मार्केट में दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। पहला है हिस्टोरिकल फेयर वैल्यू मॉडल, जो एकदम कंजर्वेटिव और सुरक्षित अप्रोच लेकर चलता है। यह मॉडल बताता है कि स्टॉक की सही कीमत या इंट्रिंसिक वैल्यू 438.09 होनी चाहिए, और चूंकि स्टॉक अभी 420 के आसपास है, इसका मतलब है कि यह सिर्फ 4% के मामूली डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप इस मॉडल की माने तो मार्केट ने इस स्टॉक की कीमत लगभग एकदम सही तय की हुई है, इसमें कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है। लेकिन रुकिए, दूसरी तरफ है नेमन एआई डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, जो एक बेहद आशावादी और अग्रेसिव नजरिया पेश कर रहा है। इस मॉडल का सीधा दावा है कि पोनी शुगर्स बहुत ज्यादा अंडरवैल्यूड है और यहां से स्टॉक में 127.3% की भारी भरकम बढ़त मौजूद है। 127.3%, मतलब इस एआई के हिसाब से यह स्टॉक अपनी मौजूदा कीमत से डबल से भी ज्यादा हो सकता है। डेटा को एनालाइज करने के दो तरीके और इतने अलग अलग निष्कर्ष, है ना हैरान करने वाली बात। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एआई इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? इसके पीछे कुछ खास गणितीय मान्यताएं हैं। ये मॉडल मानकर चल रहा है कि आने वाले समय में कंपनी का रेवेन्यू हर साल 4.6% के CAGR से कंसिस्टेंटली बढ़ेगा। इसके अलावा उम्मीद है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 12% से बढ़कर 18% तक जंप कर जाएगा, और साथ ही कंपनी अपनी कमाई का 5% हिस्सा लगातार कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाती रहेगी। बेसिकली एआई फ्यूचर के एफिशिएंसी को लेकर एक बहुत बड़ा और बुलिश दाव लगा रहा है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, शेयर होल्डिंग और अंतिम निष्कर्ष। आखिर इस स्टॉक की लगाम किसके हाथ में है? इस पूरी पहेली का यह आखिरी पीस बहुत ही स्टेबल है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 47.3% हिस्सा है, और सबसे कमाल की बात यह है कि इनमें से एक भी शेयर गिरवी नहीं है, जीरो प्लेज। ये मैनेजमेंट के तगड़े भरोसे को दिखाता है। पब्लिक के पास 43.2% शेयर हैं, लेकिन यहां जो चीज आपका ध्यान खींचेगी वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FII का 9.5% हिस्सा। इतनी छोटी माइक्रो कैप कंपनी में विदेशी निवेशकों का 9.5% पैसा लगना, ये कोई आम बात नहीं है, और ये स्टॉक को लेकर और भी क्यूरियोसिटी पैदा करता है। तो इन सबको मिला के फाइनली तस्वीर क्या बनती है? असल में इस स्टॉक को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां एक साथ चल रही हैं। एक तरफ हमारे पास है शानदार शॉर्ट टर्म मोमेंटम, एक बेहतरीन Q1 रेवेन्यू रिकवरी और कर्ज मुक्त बैलेंस शीट, और वहीं दूसरी तरफ कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है जहां हिस्टोरिकली नेट लॉस रहा है, उनका मेन शुगर सेगमेंट अभी भी पैसे डुबा रहा है, और लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स को एनालिस्ट द्वारा खराब रेटिंग दी गई है। और यही चीज हमें आज के हमारे आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या पोनी शुगर्स में ये हालिया उछाल महज एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम का खेल है, या फिर वाकई में एक लॉन्ग टर्म टर्न अराउंड की शुरुआत? डेटा दोनों तरफ इशारा कर रहा है। एक ओर 4% डिस्काउंट वाला कंजर्वेटिव फेयर वैल्यू, और दूसरी ओर 127% ग्रोथ का दावा करने वाला एआई मॉडल। हमने सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने रख दी है। इन दोनों विरोधाभासी पहलुओं के बीच असली सच्चाई का पलड़ा किस ओर भारी है, इसका फैसला अब आपको खुद करना है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये था आज का डिटेल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबाना ना भूलें। अगला एनालिसिस आपको किस स्टॉक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।